दोस्तों नमस्कार। एस स्टोरी टेलर चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी हॉरर सेगमेंट पे बेस्ड है। आज की स्टोरी का नाम है पुराने मकान का रहस्य। तो समय जाया ना करते हुए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये उस समय की बात है। मेहता जी की फैमिली का ट्रांसफ़र हुआ था। मेहता जी की फैमिली का ट्रांसफ़र बिजनौर हुआ था। मेहता जी अपनी फैमिली को लेकर के बिजनौर आ गए। वहाँ पे उन्होंने एक किराए पे मकान लिया था और उस किराए के मकान से उन्होंने 3 साल का एग्रीमेंट किया था। मकान पुराना था, थोड़ा पुरानी किस्म का था और 3 साल का उन्होंने एग्रीमेंट करार किया था मकान के मालिक के साथ किराएदारी का। और वो मेहता जी अपनी फैमिली के साथ उस मकान में शिफ्ट हो गए। मेहता जी की फैमिली में मेहता जी थे, उनकी वाइफ राधिका थी और उनके 3 बच्चे थे। 2 लड़के थे, 1 लड़की थी। तो मेहता जी बैंक में क्लर्क थे। उनका ट्रांसफ़र हुआ था बिजनौर, वो शिफ्ट हो गए। उन्होंने मकान को शिफ्ट किया। मकान में जब उन्होंने प्रवेश किया तो चूँकि मकान ऐसा लग रहा था कई दिनों से बंद था, तकरीबन जैसा लग रहा था कि 1.5 साल से मकान बंद था। उन्होंने मकान की सफाई वगैरह शुरू कर दी। मेहता जी की बीवी राधिका ने झाड़ू वगैरह करना, जाले वगैरह मारना, मकान की अच्छी तरीके से सफाई उसने शुरू कर दी। जब मेहता जी अपने मकान में प्रवेश कर रहे थे तो जो आस पड़ोस के जो रहने वाले लोग थे वो मेहता जी की फैमिली को बड़ी आश्चर्य भरी हुई निगाहों से देख रहे थे। बहुत ही समझ लीजिए जैसे अचरज वाली निगाहों से देख रहे थे। फिलहाल मेहता जी अपने घर की साफ़ सफाई करने लगे और उनकी वाइफ ने बड़ी मेहनत करके जाले वगैरह मारना, जितनी धूल धक्कड़ जमी थी, सब सामानों पे धूल धक्कड़ जमी थी, सब धूल धक्कड़ को उन्होंने साफ़ करना शुरू कर दिया राधिका ने। ऐसा लग रहा था मेहता जी का मकान काफ़ी दिनों से बंद था। ये जो मेहता जी जिस मकान में शिफ्ट हुए हैं वो मकान काफ़ी दिनों से बंद था। तो उन्होंने सफाई वगैरह शुरू कर दी और सफाई वगैरह ख़त्म किया और अपने जो सामान वगैरह लगेज वगैरह थे उन्होंने अच्छे तरीके से उस मकान में अपना सब प्लांट वे में रखना शुरू कर दिया। और जो आस पड़ोस के जो लोग थे वो उन्हें बड़ी गौर से देख रहे थे कि कौन आया है इस मकान में। वो लोग सोचे होंगे कि हम लोग नए हैं, इसीलिए वो आस पड़ोस के लोग कौतूहलवश हम लोग को देख रहे हैं। फिलहाल सब कुछ सेटल्ड हो गया। राधिका ने बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ बहुत प्रॉपरली सेटल्ड कर दिया और वो लोग वहाँ पे रहना शुरू कर दिए। राधिका जी जब मार्केट जाती सामान वगैरह लेने के लिए, सब्जी वगैरह या फिर अपने घर का राशन वगैरह लेने के लिए, तो जो उस मकान के जो आस पड़ोस के लोग थे वो राधिका जी को बड़े गौर से देखा करते थे। राधिका जी इस बात को समझ नहीं पाती थी क्यों ये आस पड़ोस के जो लोग हैं, मेरे पड़ोसी लोग हैं, मुझे इतना ध्यान से देखते हैं, क्या बात है। फिलहाल वो सामान वगैरह अपना घर लेके आ गई। सामान जो राशन वगैरह थे लेके आती थी रहने लगी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चला था। एक बार की बात है, 3 बच्चे स्कूल गए थे। 3 बच्चे ही राधिका जी के बहुत बड़े नहीं थे। एक बच्चा उनका 10वीं में था, एक बच्चा उनकी 6वीं क्लास में था और एक बच्चा बिल्कुल छोटा था। राधिका जी अपने घर का सारा काम, एक दिन की बात है, हस्बैंड उनकी ड्यूटी पे गए हुए थे, 3 बच्चे स्कूल गए हुए थे और राधिका जी अपना सारा काम धाम करके अपने कमरे में बैठ करके कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रही थी। सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। राधिका जी एक दिन अपने कमरे में बैठ कर किताबें पढ़ रही थी। घर बिल्कुल खाली था, बच्चे स्कूल चले गए थे और राधिका के हस्बैंड बैंक चले गए थे अपने जॉब पे। राधिका बैठ के बुक पे पढ़ रही थी। सामने आराम से सब कुछ नॉर्मल था। अचानक सहसा ही राधिका का ध्यान सामने रखी हुई मेज पे गया। सामने मेज पे एक गिलास रखी थी और एक जग रखा था।
जग एज इट इज़ रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन गिलास पता नहीं क्या हुआ कि वो अपने दर पे उसने हिलना शुरू कर दिया। गिलास हिलने डुलने लगी गिलास। राधिका अपना बुक पढ़ने में पूरी तरह से व्यस्त थी। अचानक उनका ध्यान उस गिलास पे चला गया और गिलास अपने दर पे हिल डुल रही थी। राधिका सोची कि वही हवा तो चल नहीं रही है, ये गिलास अपने दर पे हिल डुल क्यों रही है। राधिका ने फिर गिलास अपने आप स्थिर हो गई, अपने आप जहाँ थी स्टेबल हो गई। फिर राधिका ने सोचा कुछ रहा होगा, हवा वगैरह आई होगी, थोड़ा गिलास अपने दर पे हिल गई होगी। फिर वो अपनी किताब पढ़ने की ओर फोकस कर दिया उन्होंने। फिर अचानक उनको गिलास की हिलने डुलने की आवाज़ आई। उनका ध्यान फिर मेज की ओर गया तो उन्होंने देखा गिलास अपने दर पे हिल डुल रही थी और जग एज इट इज़ रखा था। राधिका जी ने कहा क्या बात है, ये गिलास हिल डुल क्यों रही है अपने दर पे। जब तक राधिका जी कुछ समझ पाती तब तक गिलास अपने दर पे हिल रही थी, जो वो जमीन पे गिर पड़ती है। राधिका जी देख के सन्न, भाई हवा तो कहीं से आ नहीं रही है, किसी प्रकार से कोई हवा वगैरह तो आ नहीं रही है, आंधी वगैरह तो चल नहीं रही है, और जग एज इट इज़ रखा है, जग को कुछ नहीं हुआ। ये गिलास अपने आप हिल डुल करके ज़मीन पे कैसे गिर गया। राधिका जी का दिमाग सन्न हो गया। राधिका को समझ नहीं पा रही थी क्या बात है, ये गिलास अचानक से हिलता हिलते ज़मीन पे कैसे गिर गया, और जग का तस रखा है, जग को कुछ नहीं हुआ। फिलहाल राधिका ने सोचा कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसे ही कोई बात होगी, गिलास कुछ हवा कुछ वजह होगी, जो मान लो कोई चूहा वगैरह होगा, उसने गिलास वगैरह हिलाया होगा, कुछ बात रही होगी। इतना उन्होंने उस पर उतना गौर नहीं किया, गिलास को वापस उठा करके मेज पे रख दिया। वो दिन राधिका जी के मन में कुछ पहली बार उस घर में कुछ अटपटा सा महसूस हुआ था कि कुछ अटपटा सा हुआ। लेकिन चूंकि पहली बार हुआ था तो राधिका ने सोचा कुछ वजह होगी, गिलास अब कुछ गिर गया होगा, किसी चूहे वगैरह ने टक्कर मार दी होगी, कुछ वजह होगी। फिर एक दो दिन बीता, सब अपने काम पे चले गए, पति ऑफिस को चले गए, बच्चे घर पे थे। राधिका ऐसे ही अपने घर का सारा काम निपटा करके अपने कमरे में थी और किताब वगैरह पढ़ रही थी। जैसे कि उनकी आदत है, उनको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, वो किताब वगैरह पढ़ रही थी। वो सबका पूरा सब कुछ बहुत नॉर्मल जा रहा था। वो अपनी किताब वगैरह पढ़ने में पूरी तरह से ध्यान मग्न थी। किताब पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि ऊपर का एक बल्ब, लाइट का जो था, उसकी बत्ती लुपलुपाने लगी, जलने लगी, बंद होने लगी। तो राधिका ने सोचा ये बल्ब खराब हो गया है, ये बल्ब खराब हो गया है, ये बल्ब लुपलुपा रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, तो मुझे यहाँ का बल्ब चेंज कर देना चाहिए। राधिका जी के मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आया। वो बल्ब लुपलुपा रहा था, उनको ऐसा लगा कि बल्ब खराब हो गया है और ये लुपलुपा रहा है। तो राधिका जी ने क्या किया, जाकर के दूसरे कमरे में, उनके पास एक दो नए बल्ब एक्स्ट्रा रखे हुए थे, उन्होंने जाकर के एक बल्ब ला करके राधिका जी ने कुर्सी पे चढ़ी और उस बल्ब को चेंज कर दिया। राधिका जी ने सोचा शायद बल्ब खराब हो गया है। अभी तक राधिका जी के मन में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं आया। उनको लगा कि ये बल्ब खराब हो गया है, उन्होंने जरा ला करके दूसरा बल्ब उसको रिप्लेस करके लगा दिया, दूसरा बल्ब चेंज कर दिया, दूसरा बल्ब लगा दिया। सोचा राधिका जी ने कि बल्ब खराब था, ला उसको ऐसे चेंज कर दो। फिर वो बल्ब को चेंज करने के बाद अपनी की पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गई। अभी वो अपनी किताब पढ़ ही रही थी कि फिर से बल्ब लुपलुपाने लगा। फिर से बल्ब की बत्ती जो थी वो जलने लगी, बंद होने लगी, चलने लगी, बंद होने लगी। अब राधिका का ध्यान बल्ब की ओर गया। पहली बार जब हुआ तो उन्हें लगा कि बल्ब खराब हो गया है, तो वो थोड़ा सा उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब दूसरी बार भी बल्ब अब जल रहा था, बंद हो रहा था, जल रहा था, बंद हो रहा था, जल रहा था, बंद हो रहा था। राधिका के हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे और राधिका के बच्चे तीनों स्कूल गए हुए थे। अब राधिका के मन में चलने लगा कि क्या हो सकता है। अभी भी देखिए, चूंकि राधिका आज के ज़माने की लड़की थी, उसके मन में पुराने जो इस तरह के ख्याल थे भूत प्रेत आत्माओं को लेकर के, वो राधिका के मन में नहीं थे। राधिका ने सोचा, एक बार फिर सोचा, क्योंकि वो आधुनिक ज़माने की लड़की थी, उसने फिर सोचा
कि हो सकता है जो मैंने दूसरा बल्ब लगाया है ये भी ख़राब हो गया होगा, ये भी ख़राब हो चुका होगा, तो एक बार मुझे फिर जा कर के मुझे दूसरा बल्ब ला के लगाना चाहिए, एक बार फिर मुझे जा कर के दूसरा बल्ब लगाना चाहिए। तो राधिका जी ने क्या किया, जा कर के उनके पास 2-3 बल्ब एक्स्ट्रा रखे थे, उन्होंने फिर एक नया बल्ब लाई और वहाँ पे राधिका ने उस पुरान जो उनको लग रहा था बल्ब ख़राब है उसको उन्होंने चेंज कर दिया उसको उन्होंने चेंज कर दिया और वहाँ पे फिर एक नया बल्ब लगा दिया। अभी तक राधिका जी के मन में किसी प्रकार की कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई थी। दूसरी बार जब बल्ब लूप आने लगा तो उनको अभी भी लगा कि शायद जो मैंने नया बल्ब लगाया है वह नया बल्ब भी गड़बड़ है। अभी भी राधिका जी के मन में किसी प्रकार का भी किंतु परंतु नहीं आया है। राधिका जी ने जाकर के फिर से एक नया बल्ब लाया और उसको चेंज करके लगा दिया। कहा चलो ये तो संयोग हो सकता है कि मेरा दूसरा बल्ब भी गड़बड़ हो, मैंने उसको चेंज कर दिया, अब मैं वापस अपने काम में लग जाती। तो फिलहाल राधिका जी अपनी किताब वगैरह पढ़ने में दोबारा लग गई, किताब वगैरह पढ़ने लगी दोबारा लगी। अभी 5 मिनट ही बीता था, सिर्फ 5 मिनट ही बीता था और वह बल्ब फिर से लुपाने लगा। बत्ती, घर की बत्ती जल रही है, बंद हो रही है, बत्ती जल रही है, बंद हो रही है। अब इस बार राधिका जी ने इसको सामान्य तौर पर नहीं लिया। राधिका जी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, कुछ यहाँ पे अटपटा हो रहा है, क्योंकि ये तीसरा बल्ब भी खराब हो जाए ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि तीसरा बल्ब भी खराब हो जाए। अब राधिका जी जो हो रहा था उस कमरे में उसको सामान्य तौर पर नहीं ले रही थी और राधिका के चेहरे पे पसीना साफ साफ आता हुआ देखा जा रहा था और उनके चेहरे पे घबराहट स्पष्ट तौर पर महसूस हो रही थी और उनके चेहरे पे जैसे हवाइयाँ, राधिका जी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी, क्योंकि राधिका के सामने जो कुछ घटित हो रहा था वो बिल्कुल अप्रत्याशित लग रहा था। उनको ये लग रहा था कि ये नहीं हो सकता, एक बल्ब गड़बड़ था, मैंने दूसरा चेंज किया, हो सकता है वो भी संयोग हो, दूसरा बल्ब भी गड़बड़ हो, मैंने उसको भी चेंज कर दिया, लेकिन ये तीसरा बल्ब गड़बड़ा रहा है, लुपलुपा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ है जो कि सामान्य नहीं है, कुछ है जो सामान्य से हट के है, कुछ है जो अटपटा है। राधिका घबरा गई, राधिका के चेहरे पे पसीने आने लगे, राधिका के मन में उलझन होने लगी, राधिका बड़ी नर्वस होने लगी। राधिका तुरंत उस कमरे से बाहर निकली और तुरंत भाग करके नीचे आने लगी, भाग के नीचे आई और भाग करके तुरंत घर के बाहर निकल गई और अपने घर के लॉन में तब तक बैठी रही जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आए। आज की ये जो घटना थी, पहली बार ये वाकया था कि जब राधिका को लगा कि उसके मकान में कुछ है जो सामान्य नहीं था, कुछ है जो अटपटा सा था। आज राधिका को ये पहली बार ये महसूस होने लगा कि उसके घर में कुछ है। फिलहाल बच्चे स्कूल से आए, लेकिन राधिका नहीं चाहती थी कि बच्चों के ऊपर इस बात का कोई प्रभाव पड़े। राधिका नहीं चाहती थी कि उसके पति के ऊपर इस बात का कोई गलत प्रभाव पड़े। राधिका ने अभी भी ये बात अपने बच्चों से और या अपने पति से नहीं बताई। अभी तक ये बात अपने मन में दबा के रखी। अब ये बात अपने मन में छुपा के रखी, नहीं बताया अपने घर वालों से। लेकिन अब राधिका के मन में चल रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो इस घर में सामान्य नहीं है। अब राधिका हर एक बात को बड़े ध्यान से नोटिस करने लगी। पहले उसने नोटिस करना शुरू नहीं किया था, अब हर एक बात को उसने नोटिस करना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, तकरीबन रात के 1 बज रहे थे। रात के 1 बज रहे थे। राधिका की नींद खुल गई। राधिका को प्यास लगी हुई थी, तो राधिका पानी पीने के लिए, उनका मकान 3 मंजिला था, तो वो ऊपर वाले मंजिले से निचले वाले मंजिले की ओर आने लगी पानी लेने के लिए। और राधिका जब सीढ़ी से उतर रही थी तो उसको अपने पीछे जैसे उसके साथ कोई और भी है जो पीछे सीढ़ी से उतर रहा हो, ऐसा राधिका को लग रहा था।
राधिका एक कदम सीढ़ी नीचे उतरे राधिका एक कदम सीढ़ी नीचे उतरे तो राधिका को लगा कि उसके पीछे भी कोई है जो उसके पीछे पीछे सीढ़ी से वो भी उतर रहा है। राधिका ने पीछे पलट के देखा। राधिका के मन में घबराहट हुई, चिंता हुई। राधिका ने पीछे पलट के देखा तो उसे पीठ पीछे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर राधिका ने आगे की ओर ध्यान दिया और कदम सीढ़ी के नीचे उसने उतारना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वो कदम उतार रही थी, पीछे से ठप ठप ठप, जैसे पीछे भी कोई उसके साथ सीढ़ी से नीचे उतर रहा है। ये राधिका को स्पष्ट तौर पर महसूस होने लगा कि उसके पीठ के पीछे कोई है। राधिका ने पीछे फिर एक बार पलट के देखा, फिर पीछे उसे कोई भी नहीं दिखाई पड़ा। राधिका के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। अब ऐसा राधिका को लगने लगा कि इस घर में जो कुछ घटित हो रहा है वो सामान्य नहीं है। राधिका धीरे धीरे अब तेजी से पैरों के साथ नीचे उतरने लगी वो, और तुरंत वो फ्रिज के पास गई। उसने फ्रिज से बोतल निकाली और पानी वो पीने लगी। लेकिन अब राधिका का जो मन का जो उसका जो हृदय था, उसकी हृदय की धड़कन इतनी तेज चल रही थी कि अपने जब उसने सीने पर हाथ रखा तो धक धक आवाज आ रही थी। राधिका का पूरा शरीर घबराहट से भरा हुआ था, चेहरे पे पसीना आ रहा था। राधिका के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। क्या हो रहा है वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। और आज राधिका ने पानी लेकर के अपने कमरे में गई वापस, लेकिन उसको स्पष्ट ये महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई है, कोई उसके पीछे चल रहा है उसके साथ साथ। लेकिन जब राधिका पीछे पलट के देखती थी तो वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन आज इस बात को राधिका ने सामान्य तौर पर नहीं लिया। राधिका ऊपर कमरे में गई और मेहता जी को उसने उठाया और मेहता जी को सारी बात बताई। तो मेहता जी भी चूंकि आधुनिक युग के थे, ज़्यादा भूत प्रेत आत्मा वगैरह पे वो विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अभी तक मेहता जी के सामने इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी, तो मेहता जी ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन राधिका के मन में जो उसको लग रहा था, मेहता जी को लग रहा था कि राधिका के मन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न हुई है, किसी प्रकार का वहम है। उसको दूर करने के लिए मेहता जी राधिका के साथ बाहर निकले रात में 1:30 बजे, और उन्होंने राधिका के साथ पूरा जो सीढ़ी वाला पोर्शन था उसको उन्होंने चेक किया कि कोई चोर तो नहीं घर में घुस आया है, कोई बाहरी तो नहीं आ गया है, किसी प्रकार कोई डकैत तो नहीं आ गया है। तो उन्होंने पूरा उसको सीढ़ी को चेक किया, क्योंकि वो चाहते थे कि राधिका के मन से किसी प्रकार की अगर शंका है तो वो निकल जाए। फिलहाल उस रात उन लोग को कोई नज़र नहीं आया। उन्होंने पूरे घर को ढूंढ डाला, उनके घर में कोई नज़र नहीं आया। वो रात बीत गई। 1-2 दिन फिर सब कुछ सामान्य चला। 1-2 दिन सब कुछ फिर सामान्य चला। फिर एक दिन जब राधिका के पति घर में आए तो उनका सर बड़ा भारी भारी महसूस होने लगा। सर बड़ा भारी भारी था। कहने लगे मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। तो राधिका के पति, हो सकता है कि भाई गर्मी का दिन था, उस समय मई जून का महीना था, तो राधिका सोची होंगी कि राधिका ने सोचा कि मेरे पति को लू तो नहीं लग गई है। उन्होंने अपने हस्बैंड को अपने कमरे में ले गई, सुस्ताने दिया, आराम करने दिया, पानी वगैरह दिया, थोड़ा अपने हस्बैंड का सर वगैरह दबाया ताकि हस्बैंड उसके रिलैक्स हो जाए। फिर हस्बैंड ने, मेहता जी ने बताया कि मुझे उल्टी महसूस हो रही है, मुझे उल्टी महसूस हो रही। ये बात उन्होंने राधिका जी को बताई। तो राधिका मेहता जी को पकड़ के वॉश बेसिन के किनारे ले गई कि मेहता जी उल्टी कर ले। और थोड़ी देर खड़े रहने के बाद उनका जी मचला रहा था, काफ़ी उकाई टाइप की आ रही थी, और राधिका जी उनका पीठ सहला रही थी कि उनको उल्टी हो जाए तो इनको थोड़ा सा मन में अगर किसी प्रकार की उलझन है, पित्त वगैरह घुमाया है तो आराम मिल जाएगा। और मेहता जी को उल्टी आ गई, उन्होंने उल्टी किया, और उल्टी देख करके राधिका दंग रह गई। आज मेहता जी को खून की उल्टी हुई थी, आज मेहता जी को खूनी उल्टी हुई थी। राधिका दंग रह गई।
कहे ये क्या हो गया आपको, ये आपके साथ क्या हो गया, आपको खून की उल्टी हुई है। राधिका ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर को घर पे बुलाया। डॉक्टर ने कहा, सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा हमें इनकी तुरंत जांच वगैरह करनी पड़ेगी, इनके टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। कहे तो उन्होंने राधिका के हस्बैंड से पूछा, मेहता जी से, डॉक्टर साहब ने मेहता जी से पूछा, क्या आपके साथ पहले भी कभी इस तरह हो चुका है? डॉक्टर साहब ने मेहता जी से पूछा, क्या इस तरह के साथ वाकया आपके साथ कभी पहले भी हुआ है? तो मेहता जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे आज तक, ये तो मेरे साथ पहले बार हुआ। मेरी तबीयत बिल्कुल सही थी, लेकिन आज सुबह मेरा सर भारी भारी लग रहा था, तो अचानक मेरा उल्टी हो गई। तो फिलहाल डॉक्टर साहब ने मेहता जी को एडमिट करने के लिए कहा। मेहता जी का उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरे कराया, सिटी स्कैन कराया, MRI कराई। क्या बात है। और आप जान के हैरत में रह जाएंगे, जब राधिका डॉक्टर के केबिन में पहुंची, डॉक्टर से पूछने के लिए कि किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी पकड़ में आई, डॉक्टर साहब ने लीवर की जांच कराई। जिनका डॉक्टर साहब को डाउट था, LFT उन्होंने कराया, लीवर फंक्शन टेस्ट कराया, एक्सरे कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, CT स्कैन कराया, MRI कराया। राधिका सारी रिपोर्ट वगैरह लेके डॉक्टर के केबिन में पहुंची। वो जानना चाहती थी मेरे पति को हुआ क्या है। 2 दिन बाद वो सारी रिपोर्टें लेकर के केबिन में पहुंची, और जब रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने देखी तो डॉक्टर साहब अपना सर पकड़ के बैठ गए, माथा पकड़ के बैठ गए। कुछ जैसे उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो राधिका ने पूछा कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है, क्या दिक्कत है? तो डॉक्टर साहब ने जब राधिका को जो उत्तर दिया वो बिल्कुल अचरज भरा हुआ था। उन्होंने राधिका को बताया, हमने सारी जांचें करवा ली, लीवर की जांच कर ली, हमने CT स्कैन कर लिया, हमने एक्सरे कर लिया, हमने अल्ट्रासाउंड कर लिया, हमने सबसे बड़ी जांच MRI कर ली। मेहता जी के शरीर में किसी भी अंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर राधिका बिल्कुल दंग हो गई। डॉक्टर साहब ने राधिका को बताया कि मेहता जी के शरीर में किसी भी अंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत पकड़ में नहीं आई है। मेहता जी के सारे अंग बिल्कुल सामान्य हैं, बिल्कुल नॉर्मल वर्क कर रहे हैं। तब राधिका ने पूछा, फिर उन्हें खून की उल्टी क्यों हुई, कैसे हुई? डॉक्टर साहब ने कहा, यही बात तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि आपके हस्बैंड को खून की उल्टी हुई? मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल क्योंकि पूरे आपके जितने हस्बैंड के जितने अंग हैं सब के सब एकदम नॉर्मल है, किसी में कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर खुद अचरज में भी थे, और रिपोर्ट की सारी रिपोर्ट की जानकारी लेने के बाद राधिका जी खुद अचरज में थी। फिलहाल वो अपने पति को लेकर घर पे आ गई। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन राधिका जब घर का राशन वगैरह लेने के लिए मार्केट जाती तो उन्होंने नोटिस किया कि जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं वो उनको बड़ी अचरज भरी निगाह से देख रहे हैं, बड़ी आश्चर्य भरी निगाह से देख रहे हैं। लेकिन अब राधिका को जैसे कुछ मन में अब समझ में आने लगा है। राधिका को लगने लगा है कि कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है, जो हो सकता है मेरे आस पड़ोस के लोगों को पता है लेकिन मुझे नहीं पता है। कुछ ऐसा है यहाँ पे कि जो कि नॉर्मल नहीं है। अब जो पड़ोसियों के जो आश्चर्य भरे जो रिएक्शन थे उसको राधिका नोटिस करने लगी थी। एक दिन की बात है, राधिका के हस्बैंड ऑफिस से घर लौटे थे, अपने कमरे में सो रहे थे। उन्होंने राधिका, अचानक उनकी नींद खुली, उन्होंने राधिका से पानी मांगा। राधिका शायद नीचे कुछ काम कर रही थी। तो मेहता जी ने क्या हुआ, राधिका पानी लेने के लिए अपने बिस्तर से उठे, ड्यूटी जाना उन्होंने शुरू कर दिया था फिर से। अपने बिस्तर से उठे और सोचे कि मैं नीचे वाले मंजिले में जाकर के सीढ़ी से उतरूं और नीचे वाले मंजिले जाकर के मैं फ्रिज से पानी ले लूं।
क्योंकि राधिका को उनको अता पता नहीं चला था। राधिका शायद कहीं अपने कामों में मशगूल थी। एक दो बार उन्होंने आवाज़ दी राधिका राधिका, लेकिन राधिका मौके पर नहीं आ पाई। तो मेहता जी ने खुद सीढ़ी से नीचे जा कर के फ्रिज से पानी लेने का फैसला किया। आज मेहता जी ने सीढ़ी से उतरना नीचे शुरू किया, सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे उन्होंने पहली सीढ़ी उतरी, दूसरी सीढ़ी उतरी, मेहता जी को सर में चक्कर आने लगा। मेहता जी को सर में चक्कर आने लगा। मेहता जी अपना सर पकड़ के सीढ़ियों के बीच खड़े हो गए। अपने आप को सहारा देने के लिए उन्होंने सीढ़ी की रेलिंग पकड़ ली कि तभी कुछ हुआ वहाँ पे, और मेहता जी सीढ़ी से गिर गए पूरा नीचे आके। सीढ़ी से गिरते 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 वो नीचे आ गए और उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, राधिका। अब राधिका कुछ काम अगले कमरे में करी, दौड़ते हुए आई और तुरंत उसने अपने हस्बैंड को देखा। राधिका के हस्बैंड जमीन पे गिरे हुए थे। पूछी, आपके साथ ये कैसे हो गया? तो मेहता जी कहे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सीढ़ी से पानी लेने के लिए नीचे, मैंने तुम्हें पहले आवाज़ दिया, तुम नहीं आई, तो मैं पानी लेने के लिए सीढ़ियों से खुद नीचे उतरने का फैसला लिया, और जैसे मैं एक दो सीढ़ी नीचे उतरा था मुझे चक्कर आने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धकेल दिया ऊपर से। मेहता जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने धकेल दिया। अब राधिका इस बात को बिल्कुल सामान्य तौर पर नहीं लेने वाली थी। अब राधिका के घर में जो कुछ घटित हो रहा था, राधिका उसको एबनॉर्मली देख रही थी कि यहाँ कुछ है जो गड़बड़ हो रहा है। और जब हस्बैंड ने उसके सामने बयान दिया कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने ऊपर से धकेल दिया है, अब राधिका के मन में ये बात कंफर्म होने लगी थी कि इस घर में कुछ है ऐसा जो सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है। राधिका ने तुरंत अपने हस्बैंड को उठाया, डॉक्टर के पास ले गई और सारी बातें बताई। तो राधिका के डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कुछ। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि इनके ब्रेन के साइड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर डॉक्टर ने मेहता जी का सीटी स्कैन कराया ब्रेन का, और सर का एमआरआई भी कराया। लेकिन जो रिपोर्टें आई उसको जो डॉक्टर साहब थे वो देख के बिल्कुल दंग रह गए। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या बात है कि आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है, आप बता भी रही हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जो रिपोर्टें आ रही हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं। मेहता जी के सर का जो हमने सीटी स्कैन कराया और एमआरआई कराया, उनके कहीं भी ब्रेन में या सर में किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। भगवान की कृपा से वो बिल्कुल सही सलामत है, उनके सर में कहीं कोई चोट चपेट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है मेहता जी। अब ये लेकर के राधिका परेशान थी। अब राधिका इस बात को धीरे धीरे लेकर के कन्फर्म होती जा रही थी कि उनके मन में, उनके घर परिवार में कुछ है, उनके मकान में है कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं है। फिलहाल राधिका अपने हस्बैंड को लेकर घर आई, और चूंकि हस्बैंड उसके थोड़ा सा टॉर्चर्ड लग रहे थे, थोड़ा सा बीमार टाइप के लग रहे थे, तो उन्होंने, राधिका ने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं परेशान करती हूँ, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। राधिका ने मेहता जी को रिलैक्स होने दिया, जाइए आप रेस्ट करिए अपने कमरे में। उसने उसके मन में जो शंकाएँ चल रही थी कि इस घर में कुछ है, उसको उन्होंने मेहता जी को बहुत क्लियरली वहाँ पर उसने डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेहता जी की मेरे हस्बैंड की तबीयत अभी सही नहीं है, तो मैं इनके सर पे ज़्यादा लोड नहीं डालती हूँ, इन्हें आराम करने देती हूँ, और उन्हें आराम करने देती हूँ। फिर इसी तरह से 3-4 दिन बीता, सब कुछ उनके घर में नॉर्मल चल रहा था। तभी उनका जो सबसे छोटा बच्चा था, जो कि 5 साल का था, मोहित ने चिल्लाया, मम्मी 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 मम्मी, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो राधिका भागते हुए अपने बच्चे के पास पहुंची। बेटा क्या हुआ मोहित, क्या हुआ? तो मोहित के पास खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने थे। तो मोहित ने बताया कि सामने ये जो रोटेटिंग चेयर होती है, जिस पे आदमी बैठ कर के आगे पीछे हो सकता है, जो चेयर होती है ना रिलैक्स करने के लिए, जिस पे आदमी आगे पीछे होता है,
तो मोहित ने बताया, मम्मी मैं खेल रहा था यहाँ पे और ये जो कुर्सी है ये आगे पीछे हो रही थी, अपने आप हो रही थी। मैंने सोचा कि हवा वगैरह चल रही होगी, तो मैंने उस कुर्सी को फिर से पकड़ करके स्थिर करने की कोशिश की और फिर मैं जा कर के अपने खेल में लग गया। लेकिन जब मैं खेलने लगा फिर से वो दोबारा कुर्सी आगे पीछे होने लगी, आगे पीछे होने लगी। अब राधिका ने तुरंत वो समझ गई सारी बात और मोहित को अपने गले से लगा लिया। बेटा कुछ नहीं, वो हवा थी जिसकी वजह से कुर्सी आगे पीछे हो रही थी। राधिका जी ने समझ गई सारी बात। राधिका जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, वो हवा थी जिसकी वजह से वो कुर्सी आगे पीछे हो रही थी। लेकिन अब राधिका इस सारी बात को लेकर कन्फर्म्ड होती जा रही थी कि उनके इस मकान में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं था। कुछ अब उसको पड़ोसियों का, जो उसके आस पड़ोस के लोग थे, जो राधिका के परिवार को आश्चर्य भरी नज़रों से देखते थे, अब राधिका को कुछ कुछ समझ में आने लगा कि शायद ये जो बातें हैं मेरे आस पड़ोस के लोगों को पता है, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे इस बात की तह में जाना पड़ेगा कि इस घर में क्या है। कहीं मेरे बच्चे या मेरे पति या मेरी जान को किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है। अब राधिका के मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होने लगी। राधिका एक दिन बाजार गई थी, बाजार से सब्जी वगैरह लेने के लिए। तभी बगल में रहने वाली शर्मा जी की पत्नी थी और शर्मा जी की पत्नी जब राधिका जी को देखती थी तो आश्चर्य भरी हुई निगाह से देखती थी। लेकिन आज पता नहीं क्या बात थी कि शर्मा जी से की पत्नी से रहा नहीं गया और वो आकर के उसने तुरंत राधिका जी से पूछा कि आप बगल वाले मकान में रहने आई हैं ना? आप बगल वाले मकान में रहने आई हैं ना? शर्मा जी की वाइफ ने आज शर्मा जी की वाइफ से रहा नहीं गया। शर्मा जी की वाइफ ने आज राधिका से जाके पूछ लिया कि आज आप बगल वाले मकान में रहने आई हैं? तो राधिका ने कहा हाँ। तो शर्मा जी की वाइफ ने पूछा, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है? लेकिन राधिका को जैसे जो जानकारी चाहती थी, जो राधिका के मन में जो शंकाएं चल रही थी, राधिका उन सब का उत्तर चाहती थी, आंसर चाहती थी। आज जैसे उन्हें कोई जरिया मिल गया। उसने कहा, बहन कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ भी सामान्य नहीं है और इसी विषय पर मुझे आपकी मदद चाहिए थी। तो शर्मा जी की पत्नी ने कहा, हम लोग तो आप जिस दिन आई थी उसी दिन हम लोग समझ गए थे कि कुछ यहाँ पे फिर से गड़बड़ होने वाला है। तो शर्मा जी की पत्नी से राधिका ने पूछा, क्या यहाँ पे पहले भी कुछ इस तरह हो चुका है? शर्मा जी की पत्नी ने तुरंत राधिका का हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा, इस बात के लिए जगह सही नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। शर्मा जी की पत्नी राधिका को बगल के एक पार्क में ले गई और वहाँ पे ले जाकर वो बैठी। पहले तो कहा, आप आराम से बैठ जाओ। राधिका से शर्मा जी की पत्नी ने कहा कि आप आराम से बैठ जाओ। फिर शर्मा जी की पत्नी ने राधिका से बताया कि आप लोग इस मकान में कैसे आ गई। तो राधिका ने बताया कि हम लोग लखनऊ रहते थे, क्योंकि मेरे पति बैंक में हैं, उनका ट्रांसफ़र हुआ था बिजनौर, तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। हम लोग एक जान पहचान के थे, उन्होंने हमें मकान किराए पे दिला दिया। शर्मा जी की पत्नी ने कहा, आप जल्द से जल्द इस मकान को खाली करके चले जाएं। ये मकान श्रापित है, अभिशापित है, यहाँ पे किसी की आत्मा है, आप यहाँ से तुरंत चले जाएं। शर्मा जी की पत्नी की बातें सुन करके राधिका बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, घबराहट के मारे उसके चेहरे पर पसीना आ गया, दिल उसका बैठा जा रहा था। राधिका ने शर्मा जी की पत्नी से कहा, मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है बहन कि इस घर में कुछ है, लेकिन चूंकि मैं अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो इसी बात को लेकर मैं उनसे खुल के डिस्कस नहीं कर पाई। क्या है इस मकान पे? राधिका ने शर्मा जी की पत्नी से पूछा, क्या आपको कुछ पता है? शर्मा जी की पत्नी ने बताया कि हम जब से यहाँ पे रह रहे हैं, हम देख चुके हैं कि अब तक 4-5 फैमिली यहाँ पे आ चुकी हैं और 4-5 फैमिली ने ये रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे उनके साथ कुछ अटपटा सा घटित हुआ है।
और दो फैमिली में तो दोनों परिवार के मुखिया की अकाल मौत हुई है। सब कुछ संभालने जा रहा था और दो फैमिली ऐसी थी कि जिन परिवार के जो मुखिया थे, जो मालिक थे, सब कुछ ठीक था, अचानक से उनकी मौत हो गई, अकाल मौत हुई गई इस घर में। 4-5 फैमिली आ चुकी हैं लेकिन कोई भी फैमिली टिक नहीं पाई। 2 फैमिली में तो कैजुअलिटीज़ हो गई, 2 लोग एक्सपायर कर गए, अकाल मौत, कारण का आज तक नहीं पता चला कैसे मरे। और 3-4 फैमिली ऐसी थी जो घबरा करके जल्दी से भाग के चली गई। और फिर आप लोग आए हो। तो शर्मा जी की पत्नी से राधिका ने पूछा कि आप इस बात को लेकर कन्फर्म हैं? तो राधिका ने लेकिन अब राधिका के मन में संयोग या किसी प्रकार का इत्तेफाक जैसी बात कुछ नहीं थी। राधिका के मन में भी इस बात का एहसास होने लगा था कि इस मकान में कुछ है। तो शर्मा जी की पत्नी से राधिका ने पूछा, ये बताइए आप इस बात को लेकर कन्फर्म है कि इस मकान में किसी प्रकार की कोई आत्मा वगैरह है? तो शर्मा जी की पत्नी ने कहा, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप इस मकान को जल्द से जल्द छोड़ के चले जाएं, इसी में आपकी भलाई है। और जितनी फैमिलीज आई उसमें जो हस्बैंड है वो सताया गया है। 2 की तो अकाल मौत हो गई थी और बाकी सब घबरा करके छोड़ के चले गए थे। तुम बेटी अपने घर की अपनी जान बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, यहाँ से चली जाओ। तो कहीं मेरे हस्बैंड के साथ, अब मुझे लग रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स भी कुछ नहीं आ रहा है मेरे हस्बैंड्स के, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, कभी चक्कर आ रहा है, कभी गिर जा रहे हैं। तो शर्मा जी की पत्नी कहने लगी कि ठीक है। अभी भी राधिका के मन में आज उसने एक चांस लिया कि राधिका सोची एक बार देख लेते कि अगर एकाध तो घटनाएं और होती हैं तो अब हम किसी निश्चित कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि आत्मा वगैरह है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है कि कोई हमें भगाने का प्रयास कर रहा हो। राधिका के मन में ये भी विचार आया कि कोई षड्यंत्र रच रहा हो ताकि हम लोग मकान छोड़ के भाग जाएं। तो आज उसने शर्मा जी की बातों को कहा, ठीक है मैं 1-2 दिन नोटिस करती हूँ, अगर फिर कोई वाक़या होता है तो मैं आपके पास आऊँगी। शर्मा जी की पत्नी ने कहा कि तुम 1-2 दिन बेटा और देख लो, अगर उस मकान में किसी प्रकार की और घटना होती है तो मैं तुम्हें एक बाबा के बारे में बताऊंगी, वो तुम्हारी इस विषय में मदद कर सकते हैं। वो अघोरी बाबा हैं, वो ओरिजिनल अघोरी बाबा है, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मैं बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल तुम पहले मकान में कुछ दिन रह के देख लो क्या किसी प्रकार का वाक़या होता है कि नहीं होता है। राधिका चली आई, उसने शर्मा जी की पत्नी से कहा था मैं देख लेती हूँ 1-2 दिन, अगर आप किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम होगा तो मैं श्योर हो जाऊंगी। अब उनके परिवार में, राधिका के परिवार में, उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ रिएक्शन बताने लगे थे कि मम्मी बाथरूम का नल, एक दिन राधिका के बच्चे ने बताया, मम्मी मैं बाथरूम से मैंने नल बंद करके मैंने नहा लिया, नहाने के बाद मैंने बाथरूम का नल बंद कर दिया और मैं नहा के बाहर निकल आया, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकला देखा नल फिर से खुल गया, नल का पानी बहने लगा। मम्मी मैंने जाकर के नल दोबारा जाके बंद कर दिया कि मुझे लगा संयोग बस नल ढीला होगा, खुल गया होगा। मैंने नल बंद कर दिया, फिर मैं बाहर आ गया दोबारा, लेकिन मैं जैसे ही दोबारा बाहर आया मम्मी, नल अपने आप फिर दोबारा खुल गया, फिर पानी गिरने लगा नीचे। अब उस राधिका के बच्चे भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस राधिका को बताने लगे थे। एक बार राधिका के एक बच्चे ने बताया कि मम्मी मैं रात में एक बार मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने के लिए नीचे आ रहा था कि मैंने सामने वाले कमरे में जैसे मुझे लगा सामने कोई खड़ा है। मम्मी मुझे ऐसा लगा कि जैसे सामने कोई खड़ा है जो मुझे देख रहा है। मम्मी जैसे सामने कोई खड़ा है मुझे देख रहा है। मैं तुरंत भाग करके अपने कमरे में आके सो गया था। मम्मी मैं डर गया था इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। अभी जो सारी रिपोर्टें राधिका को मिल रहा था, इससे राधिका को कंफर्म होता जा रहा था कि उनके परिवार में उस घर में कुछ है। एक दिन की बात है, संडे का दिन था, सभी लोग घर में थे, हस्बैंड भी घर में थे। हस्बैंड घर के आंगन में
अपना जो जो होता है बरामदा, उसमें बैठ कर के पेपर पढ़ रहे थे। सब कुछ सामान्य था, एकदम नॉर्मल था कि अचानक से ऊपर पंखा खड़खड़ाने लगा। मेहता साहब ने ऊपर तुरंत निगाह करके पंखा को देखा और उन्होंने तुरंत एकदम इमीडिएट डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए क्योंकि पंखा गिरने वाला है। और जैसे ही मेहता साहब वहाँ से हटे तो जहाँ मेहता साहब बैठे थे वहीं पे पंखा गिर गया। जहाँ पे मेहता साहब बैठे थे उसी दर पे पंखा गिरा। अगर 1 सेकंड की देरी मेहता जी ने की होती तो पंखा उनके सर पे गिरता और कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता। राधिका वहीं सामने सब्जी काट रही थी। राधिका ने भी इस घटना को देखा। अब राधिका बुरी तरह सहम गई थी, बुरी तरह से डर गई थी। अब उसे अपने पति की चिंता सता रही थी, क्योंकि जैसे शर्मा जी की पत्नी बता रही थी कि जितनी फैमिली आई उनके हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। 2 तो अकाल मौत हो गई थी और कैसे मरे पता नहीं चला, और बाकी 3-4 की तबीयत खराब हो गई थी। किसी के साथ दिल का दौरा पड़ गया था, किसी को कुछ हुआ था, सब चले गए थे। अब शर्मा जी की पत्नी ने जो एडवाइस दिया था कि अपने परिवार की जान बचाओ, यहाँ से छोड़ के चली जाओ, ये जैसे ही घटना हुई राधिका ने आओ देखा ना ताओ देखा और शर्मा जी की पत्नी को फ़ोन मिलाया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरी मदद कीजिए। शर्मा जी की पत्नी ने तुरंत राधिका को अपने घर पे बुलाया। राधिका की पत्नी तुरंत वहाँ से शर्मा जी की पत्नी के घर की ओर चली गई। उन्होंने शर्मा जी की पत्नी घर पहुँच के घर का जो डोरबेल होता है उसको रिंग किया। शर्मा जी की पत्नी राधिका को अंदर ले गई, अपने घर में बैठाई। पानी पहले तुम घबराई हुई तो पहले इत्मीनान से बैठो। शर्मा जी की पत्नी ने राधिका को बैठाया, पानी दिया, चाय वगैरह दी, और फिर इसके बाद जब उनको लगा कि राधिका थोड़ा सा बैठ के अब नॉर्मलाइज हो गई है, तब उन्होंने राधिका से पूछा क्या हुआ। तो राधिका ने सारी बातें बताना शुरू की। शर्मा जी की पत्नी राधिका से कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम अपने पति की जान बचाओ, अपने बच्चों की जान बचाओ, अपनी जान बचाओ और जल्दी से इस मकान को खाली करके चली जाओ। तो राधिका ने कहा था कि आप मुझे उसे बता रही थी कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। तो हाँ, शर्मा जी पत्नी ने कहा एक बाबा है, यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर एक जगह है महसानपुर, वहाँ पे एक अघोरी बाबा है। वो अघोरी बाबा हमेशा अपने साधना में लीन रहते हैं, लेकिन वो मैंने सुना है कि इस तरह के मैटर वो देखते हैं। तुम्हें तत्काल मदद के लिए उस अघोरी बाबा से संपर्क करना चाहिए। तो शर्मा जी की पत्नी राधिका ने कहा शर्मा जी की पत्नी से, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप ही चलिए मुझे सजा। तो शर्मा जी की पत्नी ने एक पल भी देरी नहीं की, वरना राधिका ने आओ देखा ना ताओ देखा। तुरंत शर्मा जी के जो ड्राइवर था उन्होंने गाड़ी निकाली। शर्मा जी की पत्नी के जो ड्राइवर थे, शर्मा जी का जो ड्राइवर था उसने गाड़ी निकाला और शर्मा जी की पत्नी और राधिका तुरंत उस गाड़ी में बैठ गई और महसानपुरा के लिए वो लोग चल दी। महसानपुरा वहाँ से 35 किलोमीटर था। धीरे धीरे तकरीबन वो लोग 1-1.5 घंटे बाद महसानपुरा पहुँचे। शर्मा जी की पत्नी ने रास्ता बताया, क्योंकि वो जानती थी, सुनी थी कि कहाँ पे बाबा रहते हैं। तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पे आके रुकी जो बिल्कुल पुरानी खंडहर टाइप की जगह थी, पुरानी हवेली टाइप की जगह थी। शर्मा जी की पत्नी ने राधिका से कहा बेटी उतरो। दोनों लोग वहाँ उस गाड़ी से उतरे। उन्होंने सामने देखा पूरा एक खंडहर टाइप की जगह थी, हवेली टाइप की थी। शर्मा जी की पत्नी ने कहा बेटा राधिका 1 सेकंड भी अब विलंब करना सही नहीं, तुरंत मेरे साथ आओ। और वो राधिका को लेकर के उस हवेली की ओर जाने लगे। उस हवेली में 2-4 लोग और भी बैठे हुए थे बाहर। शर्मा जी की पत्नी राधिका का हाथ पकड़ के बड़ी तेजी से हवेली के अंदर भागे जा रही थी। जैसे शर्मा जी की पत्नी
परिस्थिति की गंभीरता को समझ रही थी कि ज़्यादा विलंब करना कुछ अनहोनी के घटने का संकेत है, कि हम लोगों ने ज़्यादा देर की तो किसी प्रकार की अनहोनी, चाहे राधिका के साथ, चाहे उसके पति के साथ या उसके बच्चे के साथ हो सकती है। इस बात का मन में भय, इस बात का मन में डर शर्मा जी की पत्नी की आंख में नजर आ रहा था। वो बड़ी जल्दी जल्दी राधिका को लेकर के हवेली के अंदर आगे बढ़ते जा रही थी। जो चार लोग उनको, जो परेशान लोग थे, जो भूत प्रेत से जो पीड़ित लोग होते हैं, एक दो लोग उनको खेलते हुए रास्ते में नजर आए, अजीब अजीब टाइप की हरकत करते हुए नजर आए। वो हवेली में दन दनाते हुए आगे बढ़ते गए। रास्ते में एक कह लीजिए कि तपस्वी टाइप का ही था आदमी, जो साधना वाला जैसे लीन आदमी था। उसने पूछा, किससे मिलना है आपको? तो शर्मा जी के पत्नी ने कहा भैया बात बहुत गंभीर है, तुरंत हमें अघोरी बाबा से मुलाकात करवाइए, हमारी मसला बहुत गंभीर है, समस्या बहुत बड़ी है, बगैर किसी देरी किए हमें अघोरी बाबा से हमारी मुलाकात करवा दीजिए। तो वो कहे ठीक है, आइए आप मेरे पीछे पीछे आइए, आप मेरे पीछे पीछे आइए। वो अंदर ले गए और उन्होंने एक दर पे ले जाकर उनसे कहा कि अब यहाँ पे बैठ जाइए। वो लोग वहाँ पे बैठ गए शांति के साथ। उन्होंने देखा सामने एक तकरीबन 70 से 75 साल का आदमी, जो कि बैठ करके अपनी पूजा में लीन था। कुछ माला को लेकर के मंत्र पढ़े जा रहा था, रुद्राक्ष रूपी माला थी जिसको लेकर के वो मन में मंत्र पढ़े जा रहा था। फिर वो लोगों ने, पुजारी जी ने कहा, जो उन लोगों को कमरे में लेके आया था, कहा था कुछ आवाज़ मत कीजिएगा, चुप मार के यहाँ पे शांति से बैठे रहिए। कुछ देर बाद जब बाबा अपनी पूजा पूरी कर लेंगे तब आपसे बात करेंगे। तकरीबन 15-20 मिनट बीत जाने के बाद अघोरी बाबा ने अपनी आँख खोली। अघोरी बाबा ने अपनी आँख खोली और पूछा, कि यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? शर्मा जी की पत्नी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं। शर्मा जी की पत्नी ने बगैर किसी विलंब किए राधिका से कहा कि सारी बातें पंडित जी, सारी बातें अघोरी बाबा को बताओ। तो बाबा जी ने कहा कि मैं आपकी बातें सुनूंगा, सुन रहा हूँ, परेशान मत होइए, इत्मीनान से मुझे सारा घटनाक्रम बताइए। तो राधिका ने सारी बातें, जो वाक़या उनके साथ हुआ, जो वाक़या उनके परिवार में हुआ, उस अघोरी बाबा को बताना शुरू किया। अघोरी बाबा बड़ी ध्यान से राधिका की बातें सुन रहे थे और परिस्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे। फिर राधिका की सारी बातें सुनने के बाद राधिका की सारी बातें सुनने के बाद अघोरी के बाबा ने 1 मिनट के अपनी आंख बंद कर ली। कहें बेटा मुझे कुछ जरा विचार करने दो। उन्होंने अपने आंख बंद की। आंख बंद करने के बाद उन्होंने तकरीबन 3-4 मिनट ध्यान किया और बाबा ने फिर आंख खोली और बाबा को बड़ी अचरज भरी निगाह से शर्मा जी की पत्नी और राधिका देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी समस्या का समाधान ये बाबा ही कर सकते हैं। तो अघोरी बाबा जी ने बताया, आँख जब खोली तो जब आँख खोली तो अघोरी बाबा के चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ साफ दौड़ रही थी। उन्होंने राधिका से कहा कि बेटा समस्या बहुत बड़ी है और सिर्फ बड़ी ही नहीं, समस्या बहुत गंभीर भी है। और बेटा मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी पति की जान खतरे में है। तुम्हारी पति के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। राधिका ने सारी बात कही। हाँ, राधिका ने कहा हाँ बाबा जी मेरे पति के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा आपको पति के जान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, कभी भी आपके पति के साथ कुछ हो सकता है। ये बात बहुत छोटी नहीं बहुत बड़ी है।
और उस घर परिवार में जो कोई है, तुम सही कह रही हो बेटा, उस परिवार में कुछ है, और जो कोई है वो बहुत ही शक्तिशाली प्रेत आत्मा है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा है। तो उन्होंने कहा बाबा अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा बेटा मुझे तुम्हारे घर चलना पड़ेगा, वहाँ पे चल कर के ही कुछ हो पाएगा। तो फिर राधिका ने कहा तुरंत चलिए बेटा, बाबा आप हमारे साथ तुरंत चलिए। तो उन लोगों ने बिल्कुल कोई भी देरी नहीं की, राधिका शर्मा जी की पत्नी और बाबा जी को लोगों ने साथ में ले लिया और अपने साथ लेकर के घर की ओर आने लगे। तभी राधिका के पास फ़ोन आया, राधिका का फ़ोन आया, और ये फ़ोन उनके बच्चे बिट्टू ने किया था। बिट्टू ने बताया कि पापा को कुछ हो गया है, पापा बेहोश हो गए हैं, पापा आँख नहीं खोल रहे हैं, पापा की हृदय की धड़कनें। हमने फ़ोन करके डॉक्टर को उन्होंने बताया कि हमने बुला लिया है, डॉक्टर साहब आए हैं और डॉक्टर साहब पापा का हाथ देख रहे हैं, पापा के शरीर में कोई हरकत नहीं है मम्मी, पापा एकदम शून्य से लेटे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने एम्बुलेंस बुला ली है, वो सब पापा को लेके जा रहे हैं। तो राधिका ने कहा कहाँ लेके जा रहे हैं? राधिका ने पूछा कहाँ लेके जा रहे हैं? कहा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। राधिका ने कहा अच्छा। तो बाबा ने जो गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे बाबा कहे, उन्होंने राधिका के कंधे पे हाथ रखा, कहे राधिका बेटा समस्या बहुत गंभीर है, तुम्हारे पति के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया है, तुम घबराओ मत। तो राधिका ने कहा बाबा मैं क्या करूं, मैं घर जाऊं कि मैं हॉस्पिटल जाऊं? मेरा पति बिल्कुल, मेरा बेटा बता रहा बिल्कुल शून्य है। तो राधिका के पति ने कहा बाबा जी ने कहा कि बेटा तुम्हें इस समय घर चलना, हॉस्पिटल नहीं। अपने बेटे से कहो कि तुम अपने पापा को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाएं। बेटा तुम अपने हॉस्पिटल जाओगे तो अपने पति को नहीं बचा पाओगी, क्योंकि तब तक कुछ गलत हो जाएगा, तो तुम पहले घर पे चलो। तो राधिका शर्मा जी की पत्नी और वो बाबा तुरंत घर की ओर आने लगे, और बिट्टू यहाँ पे अपने पापा को लेकर के हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर साहब मेहता जी की नब्ज़ को पकड़ के देख रहे हैं, नब्ज़ बहुत धीमी चल रही थी और मेहता जी की नब्ज़ डूब रही थी धीरे धीरे, मेहता जी की नब्ज़ धीमी पड़ती जा रही थी। डॉक्टर इसको देख के बहुत चिंतित थे, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा था, सब नॉर्मल था, लेकिन मेहता जी बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़े हुए थे। बिट्टू को जैसा राधिका जी ने बताया, बिट्टू ने डॉक्टर साहब अपने पापा को डॉक्टर के यहाँ एडमिट करा दिया हॉस्पिटल, और ये तीनों लोग गाड़ी से घर पे पहुंचे। बाबा गाड़ी से उतरे और राधिका के मकान में प्रवेश करने लगे धीरे धीरे। जब उन्होंने मकान की दहलीज पे पहुंचे बाबा, तो बाबा को कुछ हल्का सा जैसे नहीं तो झटका टाइप का वो महसूस हुआ। बाबा एक पल रुके, बाबा ने मन में कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया, फिर बाबा ने कहा अंदर चलो। और जब बाबा अंदर पहुंचे तो बाबा बिल्कुल सन्न, बाबा घर के एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, और बाबा अपने हाथ में कुछ चावल लिए हुए थे। बाबा अपने हाथ में कुछ चावल लिए हुए थे और बाबा मंत्र पढ़े जा रहे थे, बाबा मंत्र पढ़ रहे थे। और बाबा उस घर में जो उनका बरामदा था वहाँ आके खड़े हो गए और वहाँ पढ़ के कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। बाबा लगातार कुछ मंत्र पढ़े जा रहे थे। तो राधिका और सभी लोग देख रही थी क्या बात है, क्या बात है, और बाबा मंत्र पढ़े जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद बाबा ने अपने हाथ का जो चावल था वो वाली मुट्ठी खोली, और जब मुट्ठी खोली तो बाबा भी देख के दंग गए थे कि चावल का रंग लाल हो गया था, चावल का रंग लाल हो गया था। अब बाबा बिल्कुल कन्फर्म्ड थे। बाबा ने कहा राधिका बेटा तुम्हारे इस मकान में तुमने सही कहा, आत्मा है, वो आत्मा बेहद शक्तिशाली है और वो नकारात्मक ऊर्जा है। तो बाबा ने बैठकर उस वक्त वहाँ पे ध्यान लगाना शुरू किया, ध्यान लगाना शुरू किया कि क्या है इस परिवार में। तो बाबा ने बैठ के वहाँ पे समाधि, एक प्रकार समाधि लेना वहाँ पे शुरू कर दिया, और जो घटनाक्रम था उस परिवार का, आगे पीछे का, आज तक का सब कुछ बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखना शुरू किया। फिर 10-15 मिनट देखने के बाद, 10-15 मिनट ध्यान की मुद्रा में रहने के बाद बाबा ने आँख खोली
और बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारी पति की जान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, और इस घर में जो आत्मा है वो प्रेत आत्मा बहुत शक्तिशाली है और वो नकारात्मक है, वो तुम्हारे पति की जान ले लेगी। तो राधिका सुन के बिल्कुल घबरा गई, बिल्कुल डर गई, बिल्कुल चेहरे पर उसके पसीना आने लगा। पापा मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरा परिवार उड़ जाएगा, मैं अपने पति को ऐसे नहीं खो सकती। तो बाबा ने बताया, अघोरी बाबा ने बताया कि ये जिसका मकान है, ये जिसका मकान है, मकान तकरीबन आज से 60-70 साल पहले बना है, ये पुराना मकान है। कहा, शर्मा जी की पत्नी ने बताया, हाँ पुराना मकान है। कहा कि इसका जो मालिक था, बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा पूरा पिछला घटनाक्रम देख लिया था। बाबा ने बताया इसका जो मालिक था इस मकान का, तो मालिक तो राधिका ने बताया कि इस मकान के मालिक मल्होत्रा जी हैं। तो राधिका ने बाबा को बताया कि इस मकान के मालिक राजीव मल्होत्रा हैं। तो उन्होंने कहा कि राजीव मल्होत्रा तो जो इस मकान का मालिक है उसके लड़के हैं। राजीव मल्होत्रा के जो पापा हैं, राजीव मल्होत्रा के जो पिताजी हैं मिस्टर आकाशदीप जी। तो बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी चीज़ देख ली थी। बाबा ने बताया मिस्टर आकाशदीप जी ने, पहले आकाशदीप जी यहीं पे रहते थे, राजीव मल्होत्रा के जो पिताजी हैं पहले यहीं पे रहते थे, और उनकी शादी सरिता नाम की एक लड़की से हुई थी। और सरिता पैसे वाले परिवार की थी, अच्छे उसके घर खानदान समृद्ध परिवार की थी वो। और राजीव के जो पिताजी थे आकाशदीप, जो इस घर के मालिक थे, उनकी निगाह सरिता की जमीन जायदाद के ऊपर थी। बल्कि आप समझ लीजिए कि सरिता से शादी उन्होंने जमीन जायदाद की प्राप्ति के लिए की थी, क्योंकि सरिता अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी और उनका एक लड़का था। सरिता इकलौती लड़की थी, उसका एक भाई था, और सरिता से वो जमीन जायदाद ऐंठना चाहते थे। इसीलिए आकाशदीप ने सरिता से शादी की थी। तो बाबा ने फिर राधिका को बताया कि आकाशदीप ने सरिता से शादी पैसे के लिए ही की थी, और शादी के बाद आकाशदीप सरिता को खूब सताता था, खूब मारता था, पीटता था, और अपने पापा से पैसा देने के लिए पैसा लेने के लिए दबाव बनाता था। और ये बात सरिता अपने पिता को बताती थी, तो पिता उसकी डिमांड को पूरी कर दिया करते थे आकाशदीप को। लेकिन धीरे धीरे आकाशदीप की लालच काफ़ी बढ़ती चली गई थी। अब वो सरिता के पिता से अच्छी खासी जायदाद चाहता था, और सरिता एक स्वाभिमानी लड़की थी। सरिता नहीं चाहती थी कि मेरा पति मेरे पापा से कुछ पैसा ले, और सरिता ये चीज़ नहीं चाहती थी। और पैसा मांगने के लिए अपने ससुर से, अपने पिता सरिता के जो आकाशदीप थे वो चाहते थे सरिता अपने पापा से पैसा मांग के मुझे दे दे, तो वो सरिता को टॉर्चर करता था। एक बार की बात है, सरिता से आकाशदीप ने कहा कि मुझे तुम्हारा जो 10 बीघे आम का बगीचा है वो मुझे चाहिए। अपने पिता से कह दो 10 बीघा जो आपका आम का बगीचा है वो मेरे नाम रजिस्ट्री कर दें। सरिता ने कहा तुमने मेरे पापा से बहुत सारा पैसा मांग लिया है, अब मैं एक भी पैसे के लिए उनसे नहीं कहूँगी। तो आकाशदीप ने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा। सरिता ने कहा तुम उनको जो करना हो करो, लेकिन मैं अब अपने पिता से एक पैसा नहीं मांगूंगी, मैं बहुत तुम्हारा दबाव झेल चुकी हूँ। लेकिन आकाशदीप उसके ऊपर टॉर्चर करता रहा, और जब सरिता उसकी बात नहीं मानी, पहले तो उसने हाथ पैर से खूब मारा सरिता को, लेकिन सरिता स्वाभिमानी औरत थी, वो पैसा नहीं लेना चाहती थी अपने पापा से। लेकिन फिर क्या क्या हुआ, आज आकाशदीप तैश में आकर के उसने अपना कंट्रोल खो दिया। और आकाशदीप किचन में गया और जो सब्जी काटने वाला बड़ा वाला चाकू था उसने लाया और सरिता से फाइनली पूछा क्या तुम मुझे अपने पापा से पैसा मांग करके वो जो पूरा 10 बीघा जो आम का बगीचा वो मेरे नाम करवाओगी कि नहीं करवाओगी। सरिता ने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने पापा से तुम्हारे लिए एक पैसा नहीं मांगूंगी। वो आज आकाशदीप ने अपने ऊपर से अपना नियंत्रण खो दिया और उसने सरिता के सीने में लगातार चाकुओं का वार करना शुरू कर दिया। सरिता चीखने लगी, चिल्लाने लगी
बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन चूंकि एकदम सन्नाटे वाला एरिया था तो कोई भी सरिता की मदद के लिए नहीं आया। तकरीबन 25 वार चाकू के आकाशदीप ने सरिता के ऊपर कर दिए थे। सरिता की मृत्यु हो गई थी मौके पे ही। और फिर सरिता की फिर उसने कहा कि सरिता तो अब मर गई है, अब उसको पुलिस का डर सताने लगा आकाशदीप को कि पुलिस आएगी तो मुझे पकड़ लेगी। तो उसने क्या किया, घासलेट का डिब्बा था मिट्टी का तेल का, वो मिट्टी का तेल का डिब्बा लेके आया और सरिता के शरीर के ऊपर उसने उड़ेलना शुरू कर दिया। ढेर सारा मिट्टी का तेल सरिता के शरीर पर उड़ेलना शुरू कर दिया और माचिस से उसने सरिता के शरीर में आग लगा दी। उसने कहा जब लाश मिलेगी ही नहीं तो किसी प्रकार का पुलिस केस बनेगा ही नहीं और मैं लोगों से कह दूंगा कि सरिता घर छोड़ के चली गई। धीरे धीरे आग जलती गई। शर्ता की वहीं पे चिताग्नि बन गई। शर्ता अकाल मौत मर चुकी थी। चूंकि सरिता को मुक्ति नहीं मिली थी इसलिए सरिता प्रेत आत्मा का रूप उसने ले लिया और अपने पति के प्रति उसके मन में प्रतिशोध की भावना थी। इस घटना के बीच जाने के बाद आकाशदीप को सरिता परेशान करने लगी थी। धीरे धीरे आकाशदीप को भी बात महसूस होने लगी थी कि इस परिवार में सरिता का शायद भूत या प्रेत कुछ है। फिर आकाशदीप ने किसी बहुत बड़े साधु को बुला करके बंधन करा दिया था और आकाशदीप वो मकान छोड़ करके चला आया। आकाशदीप उस मकान को छोड़ करके बाहर चला गया था और उस घर मकान में बंधन करा दिया कि सरिता की आत्मा इस मकान से बाहर नहीं निकल सकती। सरिता की आत्मा इस मकान से बाहर नहीं निकल सकती। उसने किसी प्रकार का तांत्रिक अनुष्ठान करा करके उस परिवार का बंधन करा दिया कि सरिता की आत्मा उस घर से नहीं निकले। तो राधिका ने कहा कि इससे तो बाबा एक बात होती है कि साहब कि राधिका की वो सरिता की जो दुश्मनी थी वो तो सिर्फ जो मल्होत्रा जी उनके पिताजी से थी, आकाशदीप जी से थी। तो उन्होंने कहा कि आकाशदीप वो मकान छोड़ करके चला गया था और उसके बाद जो उनका लड़का था आकाशदीप का, रोहित मल्होत्रा, उसने मकान को किराए पर उठाना शुरू कर दिया और जितनी भी फैमिलीज आती थी उसमें जो हस्बैंड रहता था, पति रहता था, क्योंकि सरिता की आत्मा उस घर में बंधी हुई थी, उसको मुक्ति नहीं मिली हुई थी, तो जितने भी लोगों के जो हस्बैंड रहते थे उनसे सरिता प्रतिशोध लेना चाहती थी। सारे हस्बैंड्स को, सारे पतियों को सरिता एक निगाह से देख रही थी और जितने भी परिवार वहाँ पर रहने आते थे सरिता उनको परेशान करती थी, डराती थी और 2 जान तो उसने ले ली थी। उनको जितने भी पति रहते थे उसमें अपना ही वो दुष्ट पति आकाशदीप नजर आता था और वो सारे पतियों को मार देना चाहती थी। 2 पतियों को तो उसने मार दिया था और अब तुम्हारे पति का नंबर है। सरिता तुम्हारे पति की जान लेना चाहती है। तो राधिका ने कहा बाबा क्या मेरे पति की जान वो ले लेगी? मेरे पति ने उसका क्या बिगाड़ा है? उसकी दुश्मनी तो मल्होत्रा जी के पिता आकाशदीप से थी। आकाशदीप ने उसको जलाया था, उसको मारा था और जिस समय आकाशदीप ने उसको जलाया था उसकी लाश को, उस समय उसके शरीर में जान थी, उसकी नब्ज धीमे धीमे चल रही थी, उसकी जिंदा ही चिताग्नि बना दी थी उसने। बहुत बुरी मौत हुई थी सरिता की और सरिता के मन में आकाशदीप को लेकर प्रतिशोध की ज्वाला आज तक जल रही है और जितने भी परिवार आए उसमें जितने भी पति थे सबको प्रताड़ित किया है इसने और 2 जान तो ले चुकी है। तो राधिका ने कही मेरे पति की भी जान वो ले लेगी, इसका समाधान क्या है? तो बाबा ने कहा इसका समाधान एक है कि सरिता मल्होत्रा जी के पिता आकाशदीप से अपना प्रतिशोध ले ले। कहें कैसे? कहें कि अगर मल्होत्रा जी के पति अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लें, उनको अदालत से अगर सज़ा मिल जाएगी। कहीं एक तरीका तो ये है कि हम पहले उन्होंने कहा 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम मल्होत्रा के पिता आकाशदीप को किसी तरह से यहाँ पे ले आएँ और जब हम लाएंगे तो सरिता अपना बदला ले लेगी, अपना प्रतिशोध ले लेगी।
लेकिन चूंकि आकाशदीप को पता है कि सरिता की आत्मा यहाँ पे है, तो आकाशदीप कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आकाशदीप इस बात को स्वीकार कर ले कोर्ट में कि उसने अपनी पत्नी को मारा था, क्योंकि उसकी जो पत्नी की डेड बॉडी थी वो जल चुकी थी। तो आज तक उसकी पत्नी, जो पहली पत्नी की जो मृत्यु थी, वो एक रहस्य बना हुआ था। और ये जो रोहित मल्होत्रा है, ये उनकी दूसरी वाइफ के लड़के हैं, आकाशदीप की दूसरी वाइफ के लड़के हैं। तो उन्होंने कहा बाबा मुझे क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि ठीक है, आकाशदीप ने उसके साथ गलत किया, सरिता के साथ, लेकिन अब हम ये तरीका अपनाएं कि आकाशदीप को किसी प्रकार से, उन्होंने बाबा ने कहा मेरे पास एक तरीका है कि मैं आकाशदीप को सम्मोहित करके यहाँ पे बुला सकता हूँ, वशीकरण, मैं आकाशदीप का वशीकरण करके यहाँ पे बुला सकता हूँ। यहाँ पे जब वो आएगा तो सरिता अपना बदला ले लेगी। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अगर हम अदालत में आकाशदीप को ये कबूल करने के लिए विवश कर दें कि उसने अपनी पत्नी को मारा है, तब जाकर के शायद इसकी आत्मा को कुछ शांति मिल जाए। लेकिन बाबा ने कहा कि आकाशदीप कोर्ट में ये बात मानेगा क्यों कि मैंने अपनी पत्नी को मारा था? तो सब लोग बैठे थे, कहे बाबा फिर क्या करना चाहिए? कहे फिर एक ही तरीका बचता है, कोर्ट वाले में तो लगेगा लंबा समय, उसमें तुम्हारी पति की जान भी जा सकती है। अब हम लोग के पास एक ही तरीका है कि हम लोग किसी तरह से रोहित मल्होत्रा के पिताजी आकाशदीप को इस घर में बुलाएं किसी तरह। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम अपने घर में एक पूजा रखो, एक कथा रखो, और रोहित मल्होत्रा को उनके पिता आकाशदीप सहित उनको निमंत्रण दो और उनको प्रेशर करो कि वो यहाँ पे आए आकाशदीप। और मैं बेटा तुम्हें मैं कुछ इस प्रकार का वशीकरण करूँगा कि आकाशदीप यहाँ पे आ जाएंगे। तुम कथा कराओ, मैं ही सारी पूजा वगैरह करूँगा, घर का शुद्धिकरण वगैरह करूँगा, तुम्हें बस उनको बुलाना है, मैं उनको सम्मोहित करूँगा, आकाशदीप को वशीकरण करूँगा। तो उन्होंने अगले दिन यही किया, वहाँ पे शुद्धिकरण की पूजा रखी, और वो शुद्धिकरण की पूजा बाबा जी ही करवाने वाले थे। और उन्होंने रोहित को फ़ोन किया कि उन्होंने बताया कि मेरे घर में पूजा होने वाली है, और जो पंडित जी पूजा करा रहे उन्होंने कहा है कि इस घर का जो मुखिया है, जब वो यज्ञ में आहुति देगा तो मेरा ये जो यज्ञ है संपूर्ण माना जाएगा। इस घर का मुखिया चाहिए जो हम पूजा करा रहे हैं, जब उसकी आहुति उसमें पड़ जाएगी तो हमारे घर की जो पूजा है वो कंप्लीट मानी जाएगी, तब जाकर के पूरी होगी। तो रोहित मल्होत्रा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने पापा को लेके आऊँगा। तो उन्होंने, रोहित ने ये बात आकाशदीप को बताई कि पापा वो वाले घर में पूजा है, वहाँ चलना है, और ऐसी सी बात है जब आप वहाँ पे हवन कर देंगे तब घर का शुद्धिकरण हो जाएगा, वो पूजा कंप्लीट मानी जाएगी। और आकाशदीप के मन में तो ये बात थी, उसे पता था, उसे तो पता ही था कि वहाँ पे कुछ है गड़बड़, सरिता की शायद वहाँ पे आत्मा वगैरह है। तो उसने तो पहले खूब ना नुकुर किया, और यहाँ जो बाबा थे, अघोरी बाबा, उन्होंने इस बात को भापना शुरू कर दिया कि आकाशदीप यहाँ पे आने में आनाकानी कर रहा है, नाटक नौटंकी कर रहा है। तब वो बाबा रुद्राक्ष लेके बैठ गए, अपनी माला लेके बैठ गए, और कुछ उन्होंने मंत्रों का जप करना शुरू कर दिया। और जब कुछ उन्होंने मंत्रों का जप करना शुरू कर दिया तो वहाँ पे एक अदृश्य टाइप की शक्ति उत्पन्न हुई, अदृश्य टाइप की मतलब एक प्रकाश पुंज वहाँ पे उत्पन्न हुआ। और उस प्रकाश पुंज को अघोरी बाबा ने कहा कि इशारा किया कि आप जाएं और आकाशदीप के अंदर प्रवेश कर जाएं। और वो प्रकाश पुंज चला गया वहाँ से और आकाशदीप के अंदर जाकर के प्रवेश कर गया। और आकाशदीप, जब प्रकाश पुंज धीरे धीरे आकर के जब आकाशदीप के अंदर प्रवेश कर गया, तब आकाशदीप पूजा में अपने घर पे आने के लिए सहमत हो गए और पूजा रखी गई। पूजा चल रही थी, सब लोग वेट कर रहे थे, आकाशदीप वहाँ पे आए। वो आकाशदीप का जो मन था, एक बार वहाँ पे चलने के लिए करे, एक बार ना करे, एक बार चले के लिए करे, एक बार ना करे भाई, क्योंकि आकाशदीप को तो पता था कि उस घर में सरिता की वहाँ पे आत्मा हो सकती है। लेकिन प्रकाश पुंज जिसको बाबा ने भेजा था, वो आकाशदीप के दिमाग को उसने घुमा दिया था
और पूजा में चलने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसको बाबा दबाव डाल रहा था कि तुम पूजा में चलो। कुछ देर के लिए आकाशदीप आनाकानी करे, लेकिन वो प्रकाश पुंज उसके ऊपर प्रेशर लगातार डाल रहा था कि पूजा में चलो। किसी तरह रोहित उनको लेकर के पूजा में आया, और जैसे ही आकाशदीप, जब तक घर की दहलीज के बाहर था सब कुछ सामान्य था, जैसे ही आकाशदीप ने घर के अंदर प्रवेश किया, घर की सारी लाइटें जलने लगी, बंद होने लगी, जलने लगी, बंद होने लगी, जलने लगी, बंद होने लगी, और बड़ी तेज वहाँ पे हवा टाइप की चलने लगी। घर की दीवारों पे जो सीढ़ी टंगी थी वो वहाँ पे गिर गई ज़मीन पे। सोफ़ा इधर से उधर हो रहा है, अलमारी इधर से उधर हो रही, फ्रिज इधर से उधर हो रही है। सब लोग की दंग, क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन ये बात अघोरी बाबा समझ गए थे क्या हो रहा है, क्योंकि वो आत्मा, सरिता की आत्मा जान गई थी कि जो मेरा दुश्मन है, जिसने मुझे मारा था, वो इस घर में आ गया है। तो आज मेरी इंतकाम की घड़ी आ गई है। सब लोग बैठ कर के वहाँ पे पूजा में थे, और पूरा घर इधर उधर होने लगा, बड़ी तेज हवा चलने लगी, पंखा टूट करके ज़मीन पे गिर पड़ा, तो जितनी सीढ़ी दीवारों पर टंगी थी वो गिर पड़ी, सोफ़ा इधर हो रहा है, इधर जा रहा है, जो बर्तन वगैरह रखे तो वो ज़मीन पे गिरने लगे। तो अघोरी बाबा ने कहा सब लोग अपने जहाँ घबराए नहीं। तो आकाशदीप घबरा गया पूरी तरह से। तो आकाशदीप ने बाबा से कहा, बाबा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बाबा ने कहा, आकाशदीप तुम्हें तो सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हो, फिर भी अनजान बन रहे हो, तो तुम तो बताओ सबको, लोगों को तुम तो सब सारी सच्चाई बताओ। और आकाशदीप तो सही में सब कुछ जानता था, और आकाशदीप को जैसे कोई पकड़े डाल रहा है। आकाशदीप को कोई इधर घसीट रहा है, कोई इधर घसीट रहा है, कोई ऊपर ले जा रहा है, कोई नीचे ले जा रहा है। मतलब आकाशदीप कुछ ऐसा लगे जैसे उसको, आकाशदीप का सर भारी भारी लगने लगा, आकाशदीप को चक्कर आने लगा। लेकिन आकाशदीप मन ही मन में सारी बात जानता था। तो अघोरी बाबा, जो रोहित था, रोहित बाबा जी के तुरंत चरणों में गिर गया। बाबा जी मेरे पिताजी को क्या हो रहा है, आकाशदीप को क्या, मतलब वो कहने लगा मेरे पिताजी आकाशदीप को क्या हो रहा है, उसको चक्कर आ रहा है, उसको सर भारी भारी हो रहा है, ये घर में सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, ऐसा क्यों, इतनी तेज हवाएं क्यों चल रही। तो बाबा जी ने बताया ये सारी बात, इसकी सारी फसाद की जड़ तुम्हारे पापा है, आकाशदीप है। अब यही बताएंगे क्या इन्होंने किया था इस घर में। कहें आकाशदीप से बाबा ने कहा कि तुम अगर सच्चाई बता दोगे तो मैं तुम्हें बचाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो आज ये सरिता की आत्मा अपना बदला लेगी। और सरिता कौन है तुम तो जानते ही होगे, बताओ सबको, और नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बचाने का प्रयास नहीं करूंगा। तुरंत आकाशदीप बाबा के चरणों में गिर गया कि बाबा मुझे बचा लो, मुझे बता लो। तो आकाशदीप ने कहा, वो बाबा ने कहा पहले तुम यहाँ पे सब मौजूद हो, सब बताओ कि क्या किया था तुमने सरिता के साथ। तब सबके सामने आकाशदीप ने हाथ जोड़ा, बताया सरिता घर छोड़ के नहीं गई थी, सरिता को मैंने मारा था। किस तरह मारा था। अब वो बाबा ने कहा किस तरह मारा था सब लोगों को बताओ। तो सब लोगों को अपना अपराध आकाशदीप कह के बताने लगा, और सारे लोग सुन के दंग, रोहित पे सुन के दंग। जब रोहित ने सारी बात सुनी कि मुझे शर्म आती है आपको अपना पिता कहते हुए, आपने दहेज के लालच में एक औरत को जान से मार दिया था, और उसकी डेड बॉडी किसी को न मिले, आपने उसको मिट्टी के तेल से जला दिया था। तब कहा कि सब लोगों ने आकाशदीप से कहा, बाबा ने कहा कि सबके सामने अपना जुर्म कबूल करो। और ये जो बातें थी, आकाशदीप जो सबको अपना जुर्म कबूल कर रहा था, सबके सामने सबको बता रहा था, इसको राधिका जी एक टेप में रिकॉर्ड कर रही थी। तो आकाशदीप की सारी बातों को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। और आकाशदीप से कहा, बाबा ने कहा अब मैं तुम्हें बचाऊंगा एक शर्त पे, नहीं सरिता तुम्हारी जाना जरूर ले लेगी। आकाशदीप ने कहा क्या कि तुम कोर्ट में अपना जुल्म कबूल करो कि मैंने सरिता को मारा था, और किस तरह से मारा था सारी बात बताओगे। तब बाबा आकाशदीप ने हाथ जोड़ लिया, हाँ बाबा मैं कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दूंगा, मैं अपना सारा जुर्म कबूल कर लूँगा, मैं कोर्ट में बता दूंगा कि मैंने सरिता को मारा है। तब जाकर के वहाँ पे पुलिस बुलाई गई, पुलिस को आकाशदीप का बयान सुनाया गया। और बाबा ने सरिता से कहा, सरिता मुझे पता है कि आकाशदीप ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुम इसको नहीं मारोगी, क्योंकि तुम इसको मारोगी तो ये किसी इंसान के जान मारने का हक तुमको नहीं है। बाबा ने सरिता को समझाया किसी इंसान के जान मारने का हक तुमको नहीं है,
तुमको इसको सज़ा कोर्ट देगी। यहाँ भरी महफिल में, भरे लोगों के बीच में इसने अपना जुर्म कबूला है और भरी अदालत में भी अपना जुर्म कबूलेगा। पुलिस आई, उसने टेप रिकॉर्डिंग में जो उसका बयान था आकाशदीप का उसने सुना और तुरंत उन लोगों ने आकाशदीप को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके ले गए। और जब वो अरेस्ट करके ले गए तब उनको सब लोग बैठ कर के बाबा ने कहा कि राधिका ने पूछा क्या आप सरिता चली जाएगी, क्या होगा, क्या मेरे पति क्या अभी नहीं बचेंगे? तो बाबा ने कहा बाबा ने राधिका को बताया कि सरिता से मैं कहता हूँ कि वो आकाशदीप को सज़ा कोर्ट देगी, मैंने उसको बता दिया है कि सज़ा आकाशदीप को पुलिस देगी, तुम नहीं दोगी। दूसरी बात कि अब तुम अपने दुश्मन को सज़ा दिला चुकी हो, अब तुम यहाँ से चली जाओ। बाबा ने अपने मंत्रों से माला पढ़नी शुरू कर दी और सरिता से कहा कि तुम आकाशदीप को सज़ा नहीं दोगी, आकाशदीप को सज़ा पुलिस देगी, अदालत देगी, कानून देगी। और तुम अपने दुश्मन से तुमने बदला ले लिया है, अब तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। फिर क्या हुआ कि जो घर की जो दीवार थी, जो सामने वाली दीवार थी, अचानक वो दीवार फट गई, जैसे उस दीवार में से कोई बाहर निकल के चला गया। उनके घर की जो सामने वाली दीवार थी वो दीवार सामने से फट गई और जैसा लगा कि जैसे उस दीवार को फाड़ करके कोई यहाँ से बाहर चला गया है। इस दीवार को फाड़ करके यहाँ से कोई बाहर चला गया। तो बाबा ने कहा सरिता की आत्मा अब इस घर को छोड़ करके जा चुकी है हमेशा के लिए, अब सरिता की आत्मा को मुक्ति भी मिल गई है। तभी बिट्टू का फ़ोन आ गया हॉस्पिटल से, कहीं मम्मी पापा को होश आ गया है, पापा बिल्कुल ठीक है, पापा को होश आ गया, पापा बिल्कुल अब ठीक है। ये सुनकर के तुरंत राधिका बाबा जी के चरणों में गिर गई कि बाबा आपने मेरा घर टूटने से बचा दिया और आपने मेरे पति की जान बचा ली। और बाबा ने कहा कि सरिता अब तुम यहाँ दोबारा कभी नहीं आओगी, अब इस घर को हमेशा के लिए छोड़ करके, इस लोक को छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके अब तुम मुक्ति लो, अब दूसरे धाम को जाओ। सरिता को यहाँ पे मुक्ति मिल गई, अब वो इस धरा से, इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके अब अपने धाम को चली गई। तो मित्रों ये थे आज की हमारी स्टोरी। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।